अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनी खेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, हम इस शो के प्लेटफॉर्म से अक्सर मसाइल भी उजागर करते रहते हैं और आपको हमने लास्टली भी कहा था कि अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, कि हल क्या हो सकते हैं, पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल मौजूद है, आगे बढ़ने का रास्ता क्या हो सकता है, जो हेवी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, उनको क्या प्राइवेटाइज करना चाहिए, क्या रिवाइव करना चाहिए, रिवैम्प करना चाहिए, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ क्या होना चाहिए। इस तरह के बहुत से अहम सवालात हम प्रोग्राम में उठाते हैं। आज इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ये इंडस्ट्री वजूद में 70s में जब आई, तकरीबन 19,000 एकड़ ज़मीन इसको जो अलॉट की गई। ये पाकिस्तान स्टील मिल्स का जिक्र हो रहा है। अगर इसकी लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नंबर्स के साथ आपके सामने रिपोर्टिंग करें तो उन नंबर्स के मुताबिक पाकिस्तान स्टील मिल मुसलसल हमने देखा कि लॉसेस में रही। अगर साल 2008-9 की बात करें तो 26 अरब रुपए का नुकसान, साल 2009-10 की बात करें तो 11 अरब रुपए का नुकसान, 10-11 साल 2010-11 की बात करें तो 12 अरब रुपए का नुकसान, फिर इसी तरह से 22 अरब, 28 अरब, 26 अरब, 23 अरब, 17 अरब, 6 अरब, 7 अरब, 16 अरब, 20 अरब और फिर 2020-21 में जो रीस्टेटेड लॉसेस 18 अरब रुपए के थे। तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि मजमूई तौर पर साल 2008 से लेकर 2021 तक ये इदारा लॉसेस में रहा है। जब मैं ये बात कर रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी हैरानकुन नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं और सुनते हैं, खबरों में यही रहता है कि स्टील मिल बंद हो गई, स्टील मिल मुसलसल नुकसान सफ़र कर रही है। और जब हम ये वजह जानने की कोशिश करते हैं कि ये लॉसेस क्यों हो रहे हैं, तो इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पाकिस्तान स्टील मिल की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है और यूटिलाइज्ड कितनी कैपेसिटी हुई, इसकी तफसीलात में जाते हैं, ताकि पता चले जी कि कितने प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए और वो बिके नहीं बिके, यानी ये जो लॉसेज हैं ये हो क्यों रहे हैं। तो पता चलता है कि पाकिस्तान स्टील मिल के जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कोक है, मोल्टन मेटल है, पिग आयरन है, ब्लूम्स हैं, स्लैब्स हैं, बिलेट्स हैं, रोल बिलेट्स हैं, HR कॉइल्स हैं, प्लेट्स हैं, सिया कोल्स हैं, गैल्वेनाइज्ड कोल्स हैं, फॉर्म्ड सेक्शंस हैं, इन तमाम की जो सैंक्शन कैपेसिटी है, जिनकी जो थाउजेंड्स मिलियन टन में बनती है, उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन साल 2022 में सिफर हुई है, सिफर। यानी स्टील मिल ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का 1% भी यूटिलाइज अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट्स जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं उनके, वो नहीं किया। तो फिर ये जो पाकिस्तान स्टील मिल है, इसका मतलब यही है कि पिछले जो 8-9 से लॉसेज में है, तो अभी भी लॉसेज में होगी। लेकिन पाकिस्तान स्टील मिल के अगर इस साल की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट्स आई हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, उन पर नजर डालते हैं तो पाकिस्तान स्टील मिल को तकरीबन 7.14 अरब रुपए का फायदा हुआ है। अगर आप जाके देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो ऑपरेटिंग उनके जो लॉसेज हैं वो तकरीबन 20 अरब रुपए तक के हैं, यानी उनको अपने ऑपरेशंस में नुकसान हुआ है। लेकिन अदर इनकम तकरीबन 31 अरब रुपए की रही है, जिस बुनियाद पे तकरीबन 7 अरब रुपए से जायद का मुनाफा स्टील मिल ने, जो साल 2015 से बंद पड़ा हुआ है, वो प्लांट जो 2015 में बंद हो गया था, वो जो है इस वक्त उधर से मुनाफा हुआ है 7 अरब रुपए का। मजीद जो इनकी स्टेटमेंट्स के अंदर हमने जांच पड़ताल की तो पता चला कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो रही, उसकी वजह यह है कि देयर इज अ शॉर्टफॉल इन एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सैंक्शन कैपेसिटी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, a stoppage of natural gas by sui gas due to liquidity and financial problems। ये 3 या 4 वजूहात हैं जिस वजह से पाकिस्तान स्टील मिल कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाई, लेकिन इसके बावजूद 7 अरब रुपए का मुनाफा हुआ। अब सवाल ये है कि एक मिल जो 2015 से बंद पड़ी हुई है, उसको 7 अरब रुपए का मुनाफा कैसे हुआ। ये अदर इनकम का जो 36 नोट है, अगर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएं तो इसकी डिटेल्स मुझे तो उस वक्त नहीं मिली, लेकिन मजीद कुछ तफसीलात हमने इकट्ठी की है जो प्रोग्राम में आगे चल के आपको बताएंगे कि किस तरह स्टील मिल कहां से और कैसे मुनाफा कमा सकती है। और सब में बड़ा सवाल कि स्टील मिल के असासे, यानी उनकी सिर्फ 19,000 एकड़ की जो जमीन है, 19,013 एकड़ की, उसकी मालियत कितनी बनती है, कितने अरबों या खरबों रुपए बनती है, और क्या अगर इसको सही तरह फेयर वैल्यू की बुनियाद पर बेचा जाए इन एसेट्स को, तो ये जिस कर्जे की हम बात करते हैं, पाकिस्तान का कर्जा इतना बढ़ गया, क्या इस कर्जे को कम करने में ये स्टील मिल हमें फायदा दे सकती है, हमें किसी तरह से सूदमंद हो सकती है, इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने का ऑप्शन है, प्राइवेटाइज करने का ऑप्शन है। ये सारे अहम सवाल उठाते हैं। मेरे साथ एडवोकेट तारिक मंसूर साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, माहिर हैं आइन के, इंसानी हुकूक के। आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं पिटिशनर जो यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी को, MQM की जो स्टील मिल की यूनियन है, उसको कोर्ट के अंदर जो मामला चला प्राइवेटाइजेशन का। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तारिक मंसूर साहब, ये फरमाएं सर, ये जो प्रॉफिट्स हैं पहले 7.14 बिलियन के, ये कहाँ से हैं? स्टील मिल का प्लांट तो कहा जा रहा है बंद पड़ा है 2015 से। देखिए, स्टील मिल से लोगों के लिए एक स्टील मिल है, लेकिन हकीकत में ये एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, एक जागीर है। सही। ये जागीर 1968 के अंदर जो इनकॉर्पोरेट हुई पाकिस्तान स्टील कॉरपोरेशन के नाम से, और फिर लेटेस्ट स्टेजेस में ये फंक्शनलाइज होते हुए 1985 में फंक्शनल हुई।
लेकिन जो ये फंक्शनल हुई और अब ये पाकिस्तान स्टील मिल्स प्राइवेट लिमिटेड कहलाती है, ये तकरीबन 19,013 एकड़ रकबे पर मुहित है, जो पोर्ट कासिम एरिया में वाक़ है। और ये जो इसका जो प्लांट है ये रशियन इंजीनियरिंग का शाहकार है। ये 1.1 मिलियन मेट्रिक टन पे जो प्लान हुआ था और 2.2 मिलियन मेट्रिक टन इसकी टोटल कैपेसिटी है, और इसकी जो एक्सपेंडेबल अप टू 3 मिलियन मेट्रिक टन सालाना की कैपेसिटी है, और बनने से लेकर आज तक अनफॉर्चुनेटली ये फुल कैपेसिटी में कभी चला ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है। उसके अलावा ये 15 साल बाद दोबारा रिवाइव होना था, वो भी नहीं हुआ। पाकिस्तान स्टील मिल क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्यों बना था? 2 मेजर फैक्टर्स थे। 1968 में ये पाकिस्तान स्टील मिल इसलिए इनकॉर्पोरेट हुआ था, इसलिए बनाया गया था कि 2 चीज़ों की ज़रूरत थी। एक तो कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज को जो सेव किया जाए, जो डिप्लीट हो रहे थे। दूसरा, मुल्क की जो कौमी ज़रूरियात हैं उसको पूरा किया जाए। उसके लिए पाकिस्तान स्टील मिल का प्लान किया गया और यह ज़मीन अलॉट की गई। फिर रशिया के इश्तराक से ये एक शाहकार हुआ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2021 में स्टील क्यों इंपॉर्टेंट है। GCB इज़ कॉल्ड मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़। वाई इट्स कॉल्ड मदर ऑफ इंडस्ट्रीज़? 2021 के मेरे पास स्टैटिस्टिक्स हैं। 18,1839 मिलियन मेट्रिक टन 2021 में वर्ल्ड की स्टील की डिमांड थी, कंजम्पशन था। और इसके अंदर 52% बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ हुआ, 12% ऑटोमोटिव में यूज़ हुआ, 10% मेटल प्रोडक्ट्स में हुआ, 10% मैकेनिकल इक्विपमेंट में यूज़ किया, 5% ट्रांसपोर्ट में हुआ, 3% इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज़ हुआ, 2% डोमेस्टिक अप्लाइंसेज में। यानी मैंने आपको तमाम उसकी कैटेगराइजेशन दे दी है कि ये क्या चीज़। अच्छा, पाकिस्तान स्टील में बेसिकली ब्लास्ट फर्नेस के 2 मोड हैं। मोड में जो हमारी जो फर्नेस चलती है, और एक दूसरा एक इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस होता है। पाकिस्तान स्टील का जो ब्लास्ट फर्नेस है, इसमें 13,070 किलो आयरन ओर, 780 किलो कोल, 280 किलो लाइमस्टोन और 125 किलो जो स्टील स्क्रैप मिल के जो है जो आपका 1000 kg स्टील प्रोड्यूस करता है। ये मैंने आपको फार्मूला बता दिया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आयरन ओर जो है इसकी स्टील मिल की अपनी कानें मौजूद हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता। कोल की हमारे पास कानें मौजूद हैं, लाइमस्टोन की अपनी कानें मौजूद हैं। ये कानें कहाँ मौजूद हैं? पाकिस्तान स्टील मिल बंद हो गई, लेकिन रॉ मटेरियल इसका मौजूद है। पाकिस्तान स्टील मिल पाकिस्तान का वो इदारा है जिसके पास अपनी काला कल्लू दालबदीन के अंदर 10,061 एकड़ की आयरन ओर की कान है। सही। यानी अगर उसको रिफाइन किया जाए तो वो आयरन ओर की कौमी ज़रूरियात पूरी कर सकती है, लेकिन वो अभी तक ऐसी पड़ी हुई है। उसके अलावा मखली के अंदर इनके पास जो है मखली के अंदर इनकी पास डोलोमाइट की कानें हैं। मुरादाबाद में 1929 एकड़ की कानें, जमपीर में 844 एकड़ की कानें हैं, और मतलब ये डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में कानें। और ये सब जो है डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ये भट्टी में काम आता है। और लाइमस्टोन जो है आपकी ये फर्नेस में यूज़ होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें यूटिलाइज नहीं की जा रही। ये अरबों रुपए के असासे हैं जिसका कोई रिकॉर्ड अभी नहीं है। एक चीज़ बताते हैं कि ये जो आपने कहा अभी, जो आपने डिमांड फिगर्स कोट की इंटरनेशनली, और यहाँ पर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी मैंने कहा 0 रही, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा द प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द डिमांड इन द लोकल मार्केट। तो ग्लोबली तो इतनी डिमांड थी, लोकल मार्केट में क्या डिमांड ही नहीं थी जो प्रोडक्शन 0 हुई है? उसके लिए मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि 2006 के अंदर PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें इफ्तिखार चौधरी और 8 मेंबर बेंच की लैंडमार्क जजमेंट है, वतन पार्टी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। उस ज़माने में भी प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस के तहत इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा था, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसकी पैरा 55 में उन्होंने इसके अंदर पूरी जो धांधली उन्होंने पकड़ी थी, और उसके बाद भी बताया था कि स्टील मिल के अंदर किस तरह की प्राइवेटाइजेशन में धांधली की गई, उसको रोका था, अंडर वैल्यूएशन की गई। तो उसके बाद फिर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो 2010 में सुमोटो केस 15 of 2009 में आया था। ये पाकिस्तान स्टील करप्शन केस कहलाता है। यहाँ से ये सफ़र शुरू होता है। 2008 के अंदर जो स्टील मिल अरबों रुपए के जिसके पास फाइनेंशियल एसेट्स भी मौजूद थे बैंक्स में और सारी चीज़ें मौजूद थी, वो किस तरह 2015 के अंदर कोलैप्स कर गई। कोलैप्स नहीं हुई, फिर कहा जाता है कि सुई गैस ने इसका जो बिल पेमेंट नॉन पेमेंट की वजह से वो हो गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तान स्टील मिल के 55 मेगावाट के अपने पावर प्लांट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान स्टील मिल के अपने जो 19,013 एकड़ की जो है अपनी लैंड मौजूद है, जो इसकी जो एलोकेटेड लैंड है। अच्छा, ये जो आपने ज़मीन की तफसीलात बताई है, इनकी जो 2000 इन्होंने एक तो अपनी जो वैल्यूएशंस हैं उसको रीअसेस भी करते हैं, क्योंकि जो एसेट्स हैं उनकी डिटेल्स इनकी जो आई हैं नॉन करंट एसेट्स की, तो इन्होंने जो टोटल एसेट्स की वैल्यूएशन शो की है वो 822 अरब रुपए है। अच्छा, टू बी एग्जैक्ट, जो नॉन करंट एसेट्स हैं उसके अंदर इनकी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट शामिल है। अच्छा, इनकी जो प्रॉपर्टी की तफसीलात इन्हीं की स्टेटमेंट्स में है। उसमें जो इनका मेन प्लॉट है जिसका आपने जिक्र भी किया 19,000 एकड़,
झिम्पीर का 19,013 हाँ 19,013 एकड़, और फिर झिम्पीर डोलोमाइट प्रोजेक्ट, बल्क वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हट्टा टाउनशिप। तो इन असासों की जो 822 अरब में रिफ्लेक्ट हो रही है, आप ये कह रही है ट्रू वैल्यू नहीं है 822 बिलियन, ये इससे ज्यादा है क्या है? पोर्ट कासिम के अंदर इस वक्त जो है फेयर मार्केट वैल्यू 1 एकड़ की 9 करोड़ रुपए से 10.5 करोड़ रुपए एकड़ है। अगर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग की जाए पेपरा रूल्स 2004 के तहत तो ये हाईएस्ट साइड पे जाएगी, क्योंकि 19,000 और ये जेटी के साथ मौजूद है। दूसरी चीज़ ये है कि प्राइवेटाइजेशन तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि ये पाकिस्तान का मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज लाइफलाइन प्रोजेक्ट है। आपके पास इस वक्त फॉरेन रिसर्च मौजूद नहीं है, आप इस वक्त डॉलर स्टाफ कर रहे हैं, लेकिन आपके पास इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, कार में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट अप्लाइंसेज, सारी इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको सी पैक के लिए लोहा कहाँ से लाएंगे? आपके पास फॉरेन रिजर्व नहीं, आप इंपोर्ट करेंगे, कैसे इंपोर्ट करेंगे जब बैलेंस ऑफ पेमेंट कर रहे हैं ना सालों से? देखिए जो चीज़ आपके पास मौजूद ही नहीं है और आपके पास यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इसको एक्सपेंड करना है, आप एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जी इनके पास स्टील मिल की, मैं आपको एक बात बताऊं कि मिनिमम आमदनी सिर्फ स्टील मिल की इससे नहीं है। स्टील मिल जो है बेसिकली क्या क्या प्रोड्यूस अच्छा, लेकिन आमदनी से पहले सर मुझे एक चीज़ बताते जाएं कि ये जो एसेट्स हैं 822 बिलियन, ये इसका मतलब जो इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट है ये नहीं है 822 बिलियन। देखिए नहीं तो आपका क्लेम क्या है, कितने के? पाकिस्तान स्टील मिल की सिर्फ जमीन जो अगर 19,013 एकड़ को आप 9.5 करोड़ रुपए से लेकर 10.5 करोड़ रुपए एकड़ भी लगा लें एवरेज, तो कितनी एकड़ करोड़ अरब खरब बनते हैं ये आप भी जानते हैं। ये तकरीबन 18 से 25 अरब रुपए खरब शायद कुछ लगाया था 3.8 मिलियन या 3.9 मिलियन 3.5 करोड़ में एकड़ मिलती है कराची में जमीन, ये उन्होंने लगाया था। आपको बताइए 43 बिलियन की शायद उन्होंने को वैल्यूएशन की थी। तो ये देखें एक फेयर वैल्यूएशन नहीं है। इसके अंदर जो है अभी एविडेंस भी चल रहा है, कोर्ट के अंदर भी सारी चीज़ 4,500 सिर्फ स्टील टाउन के हाउसेज हैं। सिर्फ यही नहीं है, स्टील मिल जो है इसका गुलशन हदीद फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 है। राइट ऑफ वे में KEC से ये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं। ग्रिड स्टेशन इनके अपने मौजूद है। अरेबियन सी कंट्री क्लब में इनके शेयर होल्डिंग्स है। डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में जितनी इंडस्ट्रीज हैं इससे रेंट ले रहे हैं। इनके पास मतलब SMCC लाहौर है, बल्क वाटर प्रोजेक्ट है, ओपन लैंड्स है। इनके पास 18 से ज़ायद जो हैं ये आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, 100 बेड के हॉस्पिटल्स हैं, हफ्ता बाज़ार, बुध बाज़ार, उनसे अलग आमदनी होती थी। जो 200 एकड़ का इनका अपना फार्म है जहाँ से ये फ्रूट वेजिटेबल्स भी सप्लाई कर सकते हैं। FTC में इनके रेंटेड प्रीमिसेस हैं, उसमें भी शेयर होल्डिंग है। स्टील कैडेट कॉलेज है, इनकी शादी हॉल है। आपको आप ये कह रहे हैं कि जो 822 बिलियन की जो अमाउंट है दैट इज डिस्प्यूटेड, जो ये अपने एसेट्स में कैसे हो सकती है? जब 19 तो इसका फॉरेंसिक होना चाहिए इन एसेट्स का, क्या इन सारी वैल्यूएशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? स्टार्ट हो रही है स्टोरी दोबारा से सुमोटो नोटिस 15/2009 जी, और सुमोटो जो वतन पार्टी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, हमें दोबारा उस तरफ जाना पड़ेगा। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन थी, किस तरह इसको अंडर वैल्यूएशन किया गया था, किस तरह इसको फेल करके प्राइवेटाइज किया गया था। एक असेसमेंट रिपोर्ट, क्योंकि वो असेसमेंट रिपोर्ट जो थी फॉरेंसिक ऑडिट पे बोली थी, उसमें अंडर वैल्यूएशन किया गया था। उसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट थे और सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजमेंट्स उसमें मौजूद हैं। यही नहीं, मैं आपको ये बता दूं। अच्छा, ये जो इनका एसेट्स हैं पितारी साहब, ये बताते जाएं क्योंकि ये इसको रीस्टेट भी करते हैं, रीवैल्यू भी करते हैं। नहीं, अब एसेट्स नए तो आ नहीं रहे, जैसे प्लांट एंड इक्विपमेंट है इनकी प्रॉपर्टी, ये कहते हैं 355 अरब रुपए 2020 में था, 2021 में 479 अरब रुपए और 2022 में 751 अरब रुपए है। तो ये किस तरह बढ़ रहा है इसकी वैल्यू? यानी कोई असेस तो कर रहा है ना इन वैल्यूज को, कौन कर रहा है? ये जो असेसमेंट है, ये असेसमेंट ऐसी नहीं है। अच्छा, मेरे पास इस वक्त ऑडिटर जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू की रिपोर्ट्स मौजूद हैं 2008 से लेकर। ये रिपोर्ट्स पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स के साथ देख के बनती, क्योंकि ये पब्लिक एंटरप्राइजेज, ये पब्लिक फंड से बनी थी। 17.5 अरब पेकेड अप कैपिटल से बनी थी। ये पब्लिक फंड्स है। इस वक्त अगर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर पेकेड अप कैपिटल जो है 10 रुपये नहीं है, ये 10 रुपये से अगर ये बुक वैल्यू है, और अगर इसका एक्चुअल बुक वैल्यू की जो मार्केट वैल्यू लगाई जाए तो ये तकरीबन 60 रुपये पर शेयर है। तो 17.5 अरब की जो पेड अप कैपिटल अब बता रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें, 10 रुपये शेयर नहीं, 60 रुपये से कहाँ से जाएगी? प्लांट जो 1229 अरब का ये बता रहे हैं, 1229 एकड़ का जो प्लांट है उसकी वैल्यूएशन $800 मिलियन नहीं, इससे कहीं ज्यादा। 751 अरब का प्लांट बता रहे हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अलग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अलग हैं, लॉन्ग टर्म, लेकिन टोटल एक्यूमुलेटेड 822 बिलियन है। नहीं, आप कह रहे हैं 822 बिलियन नहीं है। सिर्फ मैं आपकी जमीन की बात कर रहा हूं, मैं प्लांट की बात नहीं कर रहा, इक्विपमेंट की बात नहीं कर रहा। मैं उसकी जो इक्विपमेंट्स एसेसरीज हैं, जो उसके अलाइड इंटरेस्ट हैं, इसकी जो स्टील मिल्स के अंदर हैं या उसके अंदर किसी और कंपनीज के अंदर उसके एसेट्स हैं, मैं तो अभी उस चीज़ पे जा ही नहीं रहा। देखिए स्टील। अच्छा, ये एक और बात मुझे बताते हैं, मैं आपको सॉरी कट कर रहा हूँ। देखिए इसमें जो आपने जिक्र किया गुलशन हदीद की सोसाइटी का, अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद हम आते हैं मजीद और जो डेवलपमेंट्स आई हैं स्टेटमेंट में भी उस पर भी आएंगे। इसके बाद आके बताएंगे कि ये जो मुनाफा हुआ ये हुआ कैसे, कितना पोटेंशियल है स्टील मिल में अर्निंग्स का, कहाँ से और कितना पैसा कमाया जा सकता है, असासों की मालियत कितनी है,
ये जो इनका जो यही कहते हैं कि असेसमेंट ये 22 बिलियन नहीं, इससे कहीं ज़्यादा है, ऐसा क्यों कहते हैं, कितनी है मालियत, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज पाकिस्तान स्टील मिल, उसके असासे, उनकी मालियत, उनकी स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं, फैक्ट्स क्या कहते हैं। तारिक मंसूर एडवोकेट साहब भी साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। जो उनकी स्टील मिल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उनके अदर इनकम को अगर थोड़ा और एक्सप्लोर करें, यानी मिसाल के तौर पर स्टील टाउन में 4,500 घर हैं जिनका रेंट बताया गया 60 मिलियन, यानी तकरीबन माहाना रेंट 6 करोड़ रुपये बताया गया कि उनका आता है। 4,500 घरों का रेंट 6 करोड़ रुपये बताया गया, यानी एक घर का रेंट 13,333 रुपये बताया गया। अब 13,000 रुपये में कौन से घर है जो रेंट पे मिलता है? यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक कमरे का अपार्टमेंट भी आप देखने जाएँ तो आपको एक जो है 1 बेडरूम अपार्टमेंट भी 13,000 में मिले। स्टील टाउन में 4,500 घरों का किराया 6 करोड़ रुपये बताया गया। इसी तरह जो वाटर से उनका जो द कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो अर्निंग रेवेन्यू बाय सप्लाइंग वाटर टू डाउन स्टील इंडस्ट्रीज एट ₹10 मिलियन, यानी 1 करोड़ रुपये। और फिर गुलशन हदीद सोसाइटी जो मैनेज की जा रही है उसके भी कहा गया कि 1 करोड़ रुपये महाना वहाँ से आते हैं। मजमूई तौर पे जो और कारोबार हैं उसमें गेस्ट हाउसेज, हॉस्पिटल, क्रिकेट स्टेडियम, ऑफिसर मेस, कायदे आजम पार्क, स्कूल, कॉलेज इंक्लूडिंग क्रिकेट कैडेट कॉलेज, ये तमाम अगर आउटसोर्स भी कर दी जाए तो ये करोड़ रुपए की आमदनी महाना बनती है, करोड़ रुपए की आमदनी बनती है। 4,500 घरों का किराया ही बहुत बनता है। तो ये अमाउंट जो है इस पर तारिक साहब 4,500 घरों का किराया 60 मिलियन, ये तो मुझे तो समझ में ये नहीं आती ये वाली अमाउंट, ये कैसे हो सकता है? देखिए कि जो 4,500 घर हैं, अगर सिर्फ एक घर भी अगर उसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ से 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के दरमियान है, अगर फेयर मार्केट वैल्यू पे जाए तो कहीं ज़्यादा भी मिल सकती है। तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, एक लेमैन भी बता सकता है कि 4,500 घर से उसको अगर मल्टीप्लाई किया तो उसका क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि देखें ये इसके अलावा वहाँ क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, शादी हॉल है, काशाना 1, काशाना 2, काशाना 3, 100 बेड स्टील मिल हॉस्पिटल्स हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मादर मिलत डिग्री कॉलेज है, उसके अंदर पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज है, उसके सर सैयद प्राइमरी स्कूल 1, 2, शाह लतीफ़ स्कूल, अल्लामा इकबाल स्कूल, और मतलब आगोश स्कूल, मादर मिलत स्कूल, राना लियाकत सेकेंडरी स्कूल, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। देखें स्टील मिल सिर्फ स्टील मिल नहीं है, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल स्टेट है जहाँ पाक सुजुकी मोटर कंपनी भी वाक़ है, जहाँ मास्टर मोटर्स भी है, दूसरी सैकड़ों डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में वो हैं, वो स्टील मिल की ज़मीन पर वाक़ हैं। पाकिस्तान स्टील मिल की सिर्फ जेटी है, उस 54,000 से 55,000 टन तक के जहाज़ लंगर अंदाज हो सकते हैं। ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस का एरिया है, ये कोई आम एरिया नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान स्टील मिल के सिर्फ बायो प्रोडक्ट्स, कोई वेस्टेज नहीं है। क्यों? पाकिस्तान स्टील मिल के पास जो आयरन ओर की कानें हैं और जो लाइमस्टोन की कानें हैं, डोलोमाइट की कानें हैं, उसके अपने रिजर्व्स हैं, ये किसी और के रिजर्व्स नहीं हैं। स्लैग प्रोड्यूस होता है, जो जब कोई भी स्टील इंडस्ट्री होती है उसका को प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। तो पाकिस्तान स्टील मिल जो स्लैग यूज़ करता है वो सीमेंट और रोड कंस्ट्रक्शन, फर्टिलाइज़र और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के लिए यूज़ होता है। फिर इसमें से प्रोसेस गैसेस लिखती है। पाकिस्तान स्टील मिल के पास ऑक्सीजन का दुनिया का बेहतरीन प्लांट मौजूद है जो फ्रांस का है, और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है जो हम हॉस्पिटल को सप्लाई कर सकते हैं। और प्रोसेस गैस हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए यहाँ जो है 55 मेगावाट के 3 थर्मल पावर प्लांट मौजूद हैं, यानी इससे जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे ये अपनी बिजली पैदा कर सकते हैं, और ये प्लांट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ जो है इमल्शन ऑयल्स जो है वो यूज़ होता है रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए, जो इसका बाय प्रोडक्ट आयरन ऑक्साइड और जिंक जो होता है, जो रिकवर होता है और डस्ट और स्लजेस से जो होता है वो उससे यूज़ होता है। केमिकल्स जो यहाँ से निकलते हैं वो मटेरियल केमिकल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल। तो स्टील मिल का जो वेस्ट है वो भी अरबों रुपए का जाता है। भी है जी, फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर जी, वो स्लैग में से यूज़ होता है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखें हमारे सामने सी पैक प्रोजेक्ट मौजूद है, हमारे सामने डैम्स के प्रोजेक्ट मौजूद हैं, हमारे सामने फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। उसके लिए कहाँ से आप रोड कंस्ट्रक्शन? मैं आपको बताऊं, ओवर द इयर्स जो मैंने जो अभी इस प्रोग्राम से पहले मैं फिगर्स देख रहा था, हमने जो आयरन और या स्टील इंपोर्ट किया दैट अमाउंट्स टू अराउंड $18 बिलियन ओवर द इयर्स। यानी मैं जब 2015 से जब से प्लांट बंद हुआ है या उससे पहले से, तो ये हमने जो अपने हम IMF से $1 अरब मांग रहे हैं, $2 अरब मांग रहे हैं, हमने $18 अरब का स्टील इंपोर्ट कर दिया अगर, तो दैट मीन्स कि हम कितने बड़े हम अपने ही नुकसान कर रहे हैं अपने। देखिए अभी उनकी हियरिंग चल रही है, मैं उसमें कमेंट नहीं करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कौन लोग थे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कह रही है कि ये मिसमैनेजमेंट, मिस अप्रोप्रिएशन और नेग्लिजेंस का, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का शाकार है, और वही चीज़ आज दोबारा स्टैंड है। 1996 में भी ये कहा गया कि इसको बंद कर दें, ये लॉस में है, लेकिन फिर 2000 में फिर प्रॉफिट में आ जाती है, फिर 2009 तक ही प्रॉफिट में चलती है, फिर कहा जाता है फिर इसको बंद कर दें। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान स्टील मिल को सबने मिलके जो भी किया, जो उसके साथ किया, नेग्लिजेंस कह लें, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स करें, एम्बेजलमेंट्स कह दें, वो तमाम चीज़ें
जो है आपके ऑडिटर जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू की रिपोर्ट्स में 2009 से 8 से लेकर 2022 तक की रिपोर्ट्स देते हैं। 2021-22 के अंदर भी रिपोर्ट्स मौजूद है कि ऑडिटेड अकाउंट्स के लिए उन्होंने रिकॉर्ड नहीं दिया, वो भी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, आपने अभी आप मुझे बताएं, ये एक तो एजीपीआर की रिपोर्ट्स हैं और एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जी, जो आला अदालत है वो किससे कोलैबोरेट करेगी? विद द ऑडिटेड स्टेटमेंट्स जो 822 बिलियन की फिगर दे रहे हैं, या विद द एजीपीआर जो बहुत से और मामला भी बता रहे हैं? देखिए, ये जो एजीपीआर की रिपोर्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है और एजीपीआर हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और ये रिपोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनली ऑडिटर जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू का प्रोडक्टिव है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, पाकिस्तान में 178 एंटरप्राइजेज हैं, उसका वो ऑडिट कर सकता है, फॉरेंसिक ऑडिट कर सकता है और उसकी रिपोर्ट सालाना वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को फेडरेशन के बिहाफ पे वो प्रेजेंट करता है। हमारे पास जो तमाम रिपोर्ट्स हैं उसको अगर कॉर्पोरेट किया जाए और जो रिपोर्ट्स जो इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट्स दी हैं इसमें बहुत बड़ा झोल है। यही नहीं, पाकिस्तान स्टील मिल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको कहीं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं नजर आई इसमें। और क्यों नहीं नजर आएगी? क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पशन लिया हुआ। क्यों? मैं बाद नज़र में ये मेलाफाइड ही है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर कोई फाइनेंस के स्टैटिस्टिक्स जानता है तो उसके अंदर तमाम चीज़ें आते हैं। अब इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं और वो भी इसमें लगे हुए हैं। यही नहीं इसमें अदर इनकम का नोट्स नहीं है 36, ठीक है। अब यही नहीं, पाकिस्तान स्टील मिल में बहुत कम लोग जानते हैं कि 12% शेयर होल्डिंग 14 अगस्त 2009 में बेनिफिशियरी इनकम स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत एम्प्लॉयज़ को दे दिए गए। उसका कहीं जिक्र इस बैलेंस शीट में मौजूद है, लेकिन एम्प्लॉयज़ को फिर ये भी लिखा जाता है कि वो जो फंड मिला था और वो जो ट्रस्ट फंड मिला था 12% शन, वो आज तक 26 जनवरी 2010 से अभी तक नहीं, लेकिन इनकी स्टेटमेंट के अंदर जिक्र है एक जगह कि बेनज़ीर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ऑन अगस्त 14, 2009 द गवर्नमेंट लॉन्च बेनज़ीर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का जिक्र कर रहे हैं। इसमें लिखा है एम्प्लॉइज ट्रस्ट फंड टू एडमिनिस्टर द स्कीम फॉर द कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज वाज फॉर्म्ड ऑन जनवरी 2010, हाउएवर द शेयर्स हैव नॉट येट बीन ट्रांसफर्ड टू द ट्रस्ट। और बहुत सारे एम्प्लॉइज जो है वो ट्रांसफर फायर कर दिए गए, रिट्रेंच कर दिए गए वादियों नज़र में, विदाउट एनी प्रोडक्शन प्लान, विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग के ये स्टील मिल को बंद रखा जा रहा है। और इसमें जो ऑडिटर ने इनिशियली जो अपनी रिमार्क्स दिए उसके अंदर जो सुई गैस के साथ इनका लिटिगेशन चल रहा है, उसका एलपीएस जो है उसका देखिए, सुई गैस किसकी कंपनी है? सुई गैस 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज आल्सो 100%। ठीक है, सुई गैस जो है खुद एसटी प्लॉट पे बनी हुई है। सुई गैस जो सप्लाई आपको कर रही है, सुई गैस हुकूमत की कंपनी है, यानी एक बाप के दो बेटे हैं और दोनों लड़ रहे हैं और बाप कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये एक शाकार है मिसमैनेजमेंट, मिस अप्रोप्रिएशन का। इसलिए हमने पहले भी कहा था कि नेशनल कमिशन फॉर इंक्वायरी एक्ट सेक्शन 17 के तहत जेआईटी इसमें कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। ये नेशनल एसेट के साथ। इससे पहले कि जेआईटी तश्कील हो, मुझे बताएं कि ये जो इनको ऑर्डर में जजमेंट है मई 16, 2012 की इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की गई थी, केस वाज ट्रांसफर्ड टू द नैब एंड इट इज करंटली पेंडिंग विद द नैब। 2012 से 2023 आ गया है, इस दौरान कितने चेयरमैन नैब आ गए चले गए। तो जेआईटी बने, इससे पहले तो जो 13 साल से केस चल रहा है नैब में 12 साल से, वो उसका तो कोई इख्तिताम हो, वो कहाँ फंसा है? देखें, मैं आपको ये बताऊं कि देखें यही नहीं है। 6/2/2023 को FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने 46/2022 जो है वो 284 बिलियन रुपीस की एक इंक्वायरी इनिशिएट की है। लेकिन वो इनिशिएट हुई तो है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ। ये चीज़ जो होगी प्राइवेटाइजेशन के बाद 1 साल बाद ये तमाम इंक्वायरीज आपको कानून के तहत बंद करना पड़ती हैं। लेकिन जो पीछे अरबों रुपए का जो हवन हुआ है वो कहाँ जाएगा किसी को? ये तो आला अदालत की ऑर्डर्स पे इंक्वायरी नैब ने 2012 में स्टार्ट की है। उसके बाद बीच में जावेद इकबाल साहब भी आए जिन्होंने 600-700 अरब की रिकवरी के दावे किए, लेकिन इस केस से कुछ नहीं हुआ। ये अभी पेंडिंग है, लिखा हुआ है कि इट इज पेंडिंग। देखिए, स्टील मिल की तकरीबन 200 से 2000 एकड़ ज़मीन अभी भी जो है उसके ऊपर कब्जे हो चुके हैं, उसके ऊपर गोल्ड बन चुके हैं, उस पर सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, उस पर डिलिमिटेशन हो चुकी है, उस पर यूनियन काउंसिल रजिस्टर होगी, उस पर सोसाइटीज़ रजिस्टर होगी। वो अभी तक इंक्रोच्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट्स में कह चुकी है न्यूबरेज कराची इंक्रोचमेंट केस में कि जो एमिनिटी लैंड्स कैन नॉट बी इंक्रोच। ये जो ज़मीन है ये हुकूमत पाकिस्तान और पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक लैंड है और ये पब्लिक ट्रस्ट है। ये फैसला भी आला अदालत है, पब्लिक ट्रस्ट। इसमें नेबतुल्लाह खान एडवोकेट 9/2010 की लैंडमार्क जजमेंट पहुंची थी गुलजार साहब की, और इसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि पब्लिक फंड्स है। यही नहीं, इसमें गुलजार साहब की रिसेंट जजमेंट भी मौजूद है कि स्टील मिल जो फॉर्म हुई है वो पब्लिक फंड है और पब्लिक एसेट है, इट कैन नॉट बी सोल्ड एट अ थ्रो अवे प्राइस। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टील मिल एक तरफ तो कोर्टों में केस फाइल कर रही है कि हमें लॉसेस हो गए, 227 अरब रुपए के लॉस हो चुके हैं और हमारे पास पैसे नहीं है सुई गैस को 35 अरब रुपए अदा करने के लिए। दूसरी तरफ वो इकोनॉमिक काउंसिल से गैस के बिल की अदायगी के लिए पैसे भी चार्ज करती है। फिर 4500 से ज़ायद एम्प्लॉयज़ को 27 नवंबर 2020 को फायर कर देती है। 30 तारीख को फिर कोर्ट में जाके बोलती है कि बाकी के 50% को फाइल कर दो। फिर मार्च 2021 में कुछ एम्प्लॉयज़ को फायर करती है और ख़ुद फायर करते जाती है। लेकिन मेरा सवाल ये है
कि उसके बाद जून 2021 के अंदर एक कंपनी रजिस्टर होती है जिसका नाम है पाकिस्तान स्टील कॉर्प। मैं इसी पे आना चाह रहा हूँ क्योंकि आखिरी कुछ मिनट बचे हैं। मुझे बताएं क्योंकि इसमें एक जिक्र है और मैं पढ़ के मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। इसमें लिखा है जी द ट्रांसफर ऑफ कोर एसेट्स टू स्टील कॉर्प, द कॉर्पोरेशन विल बी लेफ्ट विद एसेट्स ₹700 बिलियन। तो ये कौन से एसेट्स हैं जो ट्रांसफर हो रहे हैं और व्हाट इज स्टील कॉर्प? ये क्या है स्टील कॉर्प? देखिए उसका मैं ये बताऊंगा कि अगस्त 2021 के अंदर अखबार में एक ऐड आता है प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तरफ से। सीसीआई से इसकी कोई अप्रूवल नहीं है, काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, कोई अप्रूवल नहीं है। अगस्त 2021 में एक ऐड आता है और उसके अंदर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान स्टील मिल की हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, 54% शेयर हैं विद 71% प्लस शेयर जो स्टील कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड। अब स्टील प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं स्टील मिल की, लेकिन इसी दौरान किसी को ये नहीं पता चलता कि जून 2021 में एक कंपनी रजिस्टर होती है स्टील कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड जिसका इनकॉर्पोरेशन नंबर है 0176378। ये तकरीबन 1.5 खरब रुपए के नंबर ऑफ शेयर्स इसमें दिए जाते हैं और 10 रुपये फेस वैल्यू शेयर के हिसाब से 1.5 खरब रुपए में ये कंपनी रजिस्टर होती है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो लॉस में जा रही है, दूसरी तरफ आप कंपनी रजिस्टर कराते हैं और किसी जगह जिस जगह स्टील मिल मौजूद है उसी जगह एक कंपनी रजिस्टर होती है और स्टील मिल के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में सेक्रेटेरिएट में इसका ऑफिस है। ये उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। और उसके बाद उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन क्या कहता है? ये कहता है कि द प्रिंसिपल लाइन ऑफ दिस बिजनेस विल बी सेट अप टू स्टील रीरोलिंग मिल्स, कैरी आउट आयरन फाउंडेशन, आयरन रीरोलिंग मिलिंग प्रोडक्ट्स, आयरन मास्टर्स, कन्वर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोक्योर्स, ट्रेडर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ स्टील, आयरन ओर, बिलेट्स, पिग आयरन, CRC, गैल्वेनाइज्ड कॉइल बट नॉट लिमिटेड टू टिन, आयरन शीट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तमाम चीजें स्टील मिल खुद बनाती है और स्टील मिल खुद ही एक नई कंपनी रजिस्टर कर रही है। ये क्या मजाक नहीं, कर रहे लेकिन ये मेलिफाइड है, क्यों आप कैसे कह सकते हैं कि मेलिफाइड से हो रही है? एक कंपनी जो ऑलरेडी SCCP में प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर है उसका फॉर्म A और फॉर्म 29 अंडर ऑब्जेक्शन आ चुका है। आपको मैं बताऊं फॉर्म 8 क्योंकि वो कंपनी खुद एक प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर हुई है और खुद वो पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स के तहत वो दूसरी कंपनी अपने ही नाम की दूसरी कंपनी कैसे बना सकती है, अपने ही एसेट्स को वो कैसे ट्रांसफर कर सकती है? ये पब्लिक फंड है, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। एग्जैक्टली और इस पे हम चाहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन अपना मौक़िफ़ दे। दिस प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल और हम उनको राब्ता भी करेंगे कि वो बताएंगे क्यों फॉर्म की गई, क्योंकि इनकी स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है कि दे विल ट्रांसफर द कोर एसेट्स और उसके बाद द लैंड मेजरिंग मोर देन 17,000 एकर्स will be which including downstream industry and plot of Gulshan Society being managed by the corporation, यानी काफ़ी हज़ार एकड़ भी ज़मीन ट्रांसफर हो जानी है उधर कोर एसेट्स। देखिए कोर एसेट्स में ये नहीं है, इसकी जो सुई गैस ने इनको बोली लगाई कि जी आप हमें जो है 3.9 पर मिलियन के हिसाब से आप हमें ज़मीन देते हैं। तो कैसे दे दें जिस ज़मीन की मालियत 9 करोड़ से 10.5 करोड़ रुपए पर एकड़ है? उसको तो बोर्ड ने भी कंटेस्ट कर दिया ना। वो तो हमारे ऑब्जेक्शन के बाद क्यों हमने कोर्ट में लिखे गए, हमने कोर्ट में कंटेस्ट किया कि आप कैसे कर सकते हैं। जब हमने कोर्ट में ये सवाल पूछा कि क्या आप जो इसको 2015 से आपने बंद रखा है, क्या आप अपने जो ज़मीन को गिरवी रख के मॉर्गेज के आप कर्जा नहीं उठा सकते थे और बिजली पेमेंट नहीं कर सकते थे? तो उन्होंने कहा कि ये हमारा मसला नहीं है, ये ऊपर वालों का मसला है। तो देखें इसमें टोटल नेग्लिजेंस है, मेलाफाइडी है, मिसमैनेजमेंट है और ग्रॉस प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है वहाँ के जो टॉप मैनेजमेंट की है। व्हाट दे वर डूइंग इफ दे डोंट हैव, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग रिस्ट्रक्चरिंग उन्होंने नहीं की, प्लांट की रिस्ट्रक्चरिंग उन्होंने नहीं की है, प्लांट एक्सपेंशन उन्होंने नहीं किया है, मैन पावर प्लानिंग उन्होंने नहीं की, प्रोडक्शन प्लानिंग उन्होंने नहीं की है। तो इसमें कौन जिम्मेदार है? उसके बाद पाकिस्तान स्टील मिल के कॉम्पिटिटर इस 5 साल के अंदर पैदा हो गए और पाकिस्तान स्टील मिल की अभी आप मैं बताऊँ PAC ने रिसेंटली बताया कि पाकिस्तान स्टील मिल के ने 125 मिलियन रुपीस अरेबियन सी कंट्री क्लब पे वाजिब लगाए और फ्री पानी बिजली गैस और एमिनिटीज उसको 200 एकड़ जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही। ठीक है, ये सारे मामला हैं। मैं बहुत शुक्रिया करूँगा तारिक साहब, हम आपके साथ और नशिस्त भी करेंगे स्टील मिल और मामला के ऊपर। इंडस्ट्रियल स्टेट है, हमसे समराइज करने इस गुफ्तगू को आएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। मेहमान का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में कुछ अहम सवालात, कुछ अहम हक़ाइक़ आपके सामने रखे। अहम तरीन सवालात के पाकिस्तान स्टील मिल के असासों की असल मालियत क्या है, जो बैलेंस शीट्स कह रही हैं, जो ऑडिट स्टेटमेंट्स कह रही हैं वो सही हैं या AGPR की रिपोर्ट सही है। इसी तरह से मुख्तलिफ और हवालों से स्टील मिल के कितने और एवेन्यूज़ हैं जहाँ से स्टील मिल पैसा कमा रहे हैं, वो कौन से एसेट्स हैं जो स्टील मिल के जो पोशीदा हैं या जिनकी कोई सही फेयर वैल्यूज़ नहीं लगी हैं। इन तमाम हक़ाइक़ को आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखा और इन तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इन तमाम चीज़ों को बेनकाब किया। फॉर राइटर्स ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।